नमस्कार। जो मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूँ माइक्रो स्टडी सेंटर में। एनसीईआरटी बुक के इस सीरीज में दोस्तों आज का चैप्टर नंबर 4 है और आप सभी को पता है ये क्लास 10 का साइंस बुक की सीरीज का चैप्टर है। इसमें हम लोग कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड को पढ़ेंगे। ओके, तो आप सभी को पता है हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल जो अभी यूज़फुल है वो सबसे ज़्यादा कार्बन यूज़ होता है। मैं पेन का यूज़ करता हूँ उसमें कार्बन है, मैं टैब का यूज़ करता हूँ कार्बन है, मैं अदर मटेरियल्स कपड़े पहनता हूँ उसमें भी कार्बन है, यानी कि अक्खा लाइफ में हमारा कार्बन ही कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन के बिना हमारा ज़िंदगी अभी जो है अधूरा है। तो चलिए आइए देखते हैं कार्बन में ऐसा क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसके रीज़न से हमें इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जितने सारे सेंटेंस लिखा हुआ है कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। जहाँ पर है मैं वहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? आप उसको देखिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए दोस्तों, है कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज है दोस्तों, जितने भी मिनरल पाए जाते हैं उसका 0.02% है। और ये जो मिनरल है कार्बन का वो किस फॉर्मेट में होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कार्बोनेट के फॉर्मेट में होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेट में, कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्मेट में पाया जाता है। ओके, अब आते हैं इन्वायरमेंट में। अर्थ क्रस्ट के बाद इन्वायरमेंट में हमें देखना है कितना परसेंटेज है। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें मात्र 0.03% है। कितना है? 0.03%। और ये किस फॉर्म में यहाँ पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। और पूरी दुनिया में किस चीज़ का चर्चा चल रहा है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। ऑलरेडी इतना कम है लेकिन उसको कम करना है। हो क्या रहा है? ये जो हमारे इन्वायरमेंट में 0.03% ऑफ कार्बन होना चाहिए बैलेंस करने के लिए, वो मात्रा बढ़ जा रही है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को काट दे रहे हैं, यानी जंगलों की सफाई हो रही है। दूसरी बात, उसमें हम लोग ऐसे फैक्ट्रियां लगा रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है। तो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जा रहा है। ओके, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती है। और इसका जब प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हीट रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट का, हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ने से बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ दो चीज़ें हमने देखा कि इनकी दोनों ही मात्रा जो है पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में और इन्वायरमेंट में बहुत ही कम है, लेकिन इससे यूजेस बहुत ही ज़्यादा है। उसके यूजेस होने के बहुत ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होता है वो कौन फुलफ़िल करता है? वो यहाँ फुलफ़िल करता है कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ पर देखिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाने का क्या रीज़न है? सबसे पहले देखिए कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर है 6। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहला K सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद L सेल में होगा 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों इसके लास्ट सेल में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को रिएक्शन करने देगा नहीं। तो ये किस तरीके से करेगा ये हमें देखना है। तो इसके पहले वाला क्लास में हमने क्या देखा था? आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। और ये आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने क्या देखा था कि इसका सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। पहली चीज़ ये कि एलिमेंट जो है वो अपना आयंस बनाता है, और जब ये आयंस बनाएगा इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और आयंस बनने के रीज़न से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होगा। इतना बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से क्या होगा? देखो, आयनिक बॉन्ड कब बनता था? जब मैंने बताया था कि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करना चाहेगा? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा,
यानी कि अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है एलिमेंट। और अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, कहेगा नहीं मैं 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तो मेरा ऑक्टेट पूरा होने के लिए मुझे कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप मेरे पास आ जाओ। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से बुलाएगा और वो नेगेटिव चार्ज खुद को बना लेगा। इसका मतलब यहाँ पर मैंने जो एक पॉइंट बताया था कि किसी भी एलिमेंट को अगर स्थिर रहना है, अगर स्टेबल रहना है, तो उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। यानी कि उसका जो सेल होता था, उसके अंतिम सेल में जो ऑक्टेट है, वो मैंने बताया था या फिर हाफ फिल होना चाहिए या फिर 2, 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाफ फिल करने का मतलब अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो अभी 4 है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो सेकेंड सेल है कार्बन का, जैसे इसमें पहला हो गया, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और दूसरे सेल में एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नेचर ये नहीं दिखाता। ये क्या करता है, अपने आप को और मोर स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना कि जैसे एक रूम में एक व्यक्ति रह रहा था, तो आके फिर दूसरा व्यक्ति को भी रूम चाहिए तो वो आके उसके साथ रह रहा है, ना कि पहला आदमी को हटा दिया, ठीक है? तो इस तरीके से शेयर कर रहा है, यानी कि रूम शेयर कर रहा है यहाँ पर। तो कार्बन यही प्रॉपर्टी दिखाता है। चलिए देखते हैं। जितने सारे पॉइंट मैंने बताए ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? कि जो कार्बन कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है होगा वो आयनिक बॉन्ड से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता था। यहाँ पर एग्जांपल जैसे दिया है एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला है CH3COOH। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है CHCl3। एथेनॉल, एथेनॉल क्या है CH3CH2OH। और एक है मीथेन, मीथेन का केमिकल फार्मूला है CH4। इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ये सभी जो है बहुत ही कम केल्विन टेम्परेचर में, देखिए के फॉर केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ही कम केल्विन टेम्परेचर में अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है। ओके, उसका रीज़न क्या है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना ही देना चाहता है और ना ही किसी से लेना चाहता है, इसलिए क्या करता है, अदर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, शेयर करता है चीज़ों को। तो आइए चलिए और थोड़ा देख लेते हैं और जो एलिमेंट्स इसके हैं कार्बन के, ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ बहुत साफ-साफ रीज़न लिख रखा है कि कोई भी एलिमेंट है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, वो अपने आप को नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहता है। नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में लाने का क्या मतलब होता है कि वो स्टेबल होना चाहता है। उसके लास्ट सेल में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो जैसे C4 कार्बन के मैंने बताया कि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? अगर देगा या फिर लेगा, देने वाला यहाँ पर है, ठीक है? अगर देगा तो C4+ आयन बनाएगा, यानी कैटायन अपने आप को बनाएगा। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव आवर 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जैसे आपका न्यूक्लियस है कार्बन का, तो और इसके 2 सेल रहे के और एल। ओके, तो आपका जो मेन न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और ये प्रोटॉन यहाँ अभी कितना है, 6 है। अगर इस कार्बन का बात करें तो इसके इस सेल में सॉरी बाहर, हाँ, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ पर भी 6 है। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे देता है, 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो फिर क्या होगा, इसके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और टोटल प्रोटॉन कितना है, 6 है, ठीक है। लेकिन इस 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपोजिट चार्जेस क्या होता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को, इस 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, अपने तरफ खींचा है, खींच के रखा है, इसलिए तो स्टेबल है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा एक एक करके, पहला इलेक्ट्रॉन को निकालेगा यहाँ से, फिर दूसरा को निकालेगा, फिर तीसरा को निकालेगा। तो इस तरीके से प्रोटॉन भी तो उसको अपनी तरफ खींच के रखा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो प्रोटॉन है उसकी संख्या तो उतना ही है, 6 है। एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 5 होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4 होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 होगा। तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है कि जब ये बराबर में था तब तो कोई दिक्कत नहीं था, दोनों के पास सेम चार्जेस था। लेकिन जैसे ही एक एक कम करता चला गया, प्रोटॉन की शक्ति यहाँ बढ़ती चली गई। और जब प्रोटॉन की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, है ना, तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में जो बच रहा है ना, उसको निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है न्यूक्लियस से, सॉरी, ये जो एलिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से निकाल लेना। ओके, यही बात ये बता रहा है कि जो सेंटर है, जो इसका न्यूक्लियस है, उसमें 6 प्रोटॉन तो है, वो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, आपको जाने नहीं देगा। तो हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और अगर बाहर से ले लेता है इलेक्ट्रॉन तो अपने आप को कार्बन C4 माइनस बनाएगा। लेकिन इसके जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन हैं, अभी भी 6 ही है, 6 प्रोटॉन ही है। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको पकड़ के भी तो रखना पड़ेगा, उसको संभालने भी तो आना चाहिए, ताकत भी तो चाहिए। तो होगा नहीं वो, 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी 10 हो जाएगा। अगर 4 ले लिया तो इलेक्ट्रॉन हो गया 10 और प्रोटॉन आपके पास कितना है, 6। तो क्या 6 प्रोटॉन यानी 6 पॉजिटिव चार्ज है ना, 10 नेगेटिव चार्जेस को रख सकता है, नहीं रख सकता है, पॉसिबल नहीं है वो। ओके, इसलिए इन्हीं दोनों कारणों से जो है कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन को ना ही देता है ना ही लेता है, बीच में रखता है, कहता है भाई आओ बीच में, हम लोग दोनों इसके मज़े लेते हैं। ठीक है, तो यही मज़ा लेगा और हमें भी परेशान करता रहेगा। तो कहता है कि कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर atoms of carbon or with atoms of other element. Not just carbon but many other elements form molecules by sharing electrons in this manner. इस तरीके से केवल कार्बन ही नहीं, अदर मॉलिक्यूल्स भी करता है, अदर एलिमेंट्स भी करता है। अभी हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे। The shared electrons belong to the outermost shell of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration. और जब ऐसा दोनों ही एटम्स करेगा, दोनों ही एलिमेंट्स के, तो वो क्या करेगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। ओके, तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें और देखते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन जो है हमारे आसपास मौजूद सबसे सामान्य एलिमेंट में से एक है, लेकिन ये अपना फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। इसमें जो होता है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो किस सेल में होगा, वो के सेल में होगा। हाइड्रोजन का अगर ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, बस यही बात है। तो ये तो हाफ फील्ड है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, अदर एक हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसके साथ ये अपना, जैसे इधर वाला इलेक्ट्रॉन और इधर वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेगा, शेयर कर लेगा। तो दूसरा हाइड्रोजन का एटम आ जाएगा और हीलियम के तरीके से बनाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये वाला हाइड्रोजन को देखते हैं तो इधर से ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, और अगर इस हाइड्रोजन को देखते हैं तो इधर से ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। ठीक है, इधर से
आपके बुक में ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। ये पहला हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों के बीच में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों आपस में आएगा और क्या करेगा, ये वाला इसको दे देगा, ये वाला इसको दे देगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं देगा, बोलेगा बीच में रखो भाई, तुम भी मज़े लेना, हम भी मज़े लेते हैं। तो इस तरीके से बीच में रख के दोनों ही मज़े ले रहा है और अपने आप को दोनों स्टेबल कर ले रहा है। ठीक है, तो किसी भी कोवलेंट बॉन्ड को जो है इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, चूँकि इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए एक ही लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, सिंगल बॉन्ड बाय हाइड्रोजन। अगर हम लोग क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 17 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उसमें भी हमें जो लास्ट सेल में देखो कितना हो जाएगा, 2 8 10 हुआ 7 17 लास्ट। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 8 7 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें 7 मिल रहा है। अब 7 मिल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेने से तो काम हो जाएगा, है ना। लेकिन वो क्या होता है, फ्री स्टेट में एनवायरनमेंट में नहीं पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। और ये Cl2 का मतलब क्या हुआ, 2 ठो क्लोरीन का एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके रहेगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इधर से इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर घुसा लेगा और ये क्या करेगा, इधर से इस इलेक्ट्रॉन को अपने में अंदर घुसा लेगा और अपना जो है स्टेबिलिटी धारण करेगा। ओके, उसी तरीके से और भी एग्जांपल है, आप यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन जैसे होता है। ऑक्सीजन जब भी हम लोग पढ़ते हैं O2 पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो O2 पढ़ने का क्या मतलब होता है कि एक अकेला एटम ऑक्सीजन जो है नहीं रहता है, उसके साथ अदर एटम भी जुड़ा हुआ रहता है। और किसके लिए, तो टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए। तो ऑक्सीजन के पास जो है, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हम लोग 2 और 6 पाते हैं। तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस बात है इसको इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेना चाहिए, लेकिन लेता नहीं है ये, है ना। लेता है, लेकिन ऑक्सीजन का एलिमेंट जो है अगर साझा कर रहा है, ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि आयन से बनाता है, लेकिन ये दोनों एटम अगर ऑक्सीजन है तो फिर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला एलिमेंट समझ लिए ऑक्सीजन का, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, और ये वाला जो है एटम वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, बीच में रहा, दोनों ही यूज़ कर लिया इसको। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं, दोनों ही अपना स्टेबिलिटी धारण कर लेता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट शेल में हो जाते हैं, 2 4 6 और 8। क्लियर है बात। तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड मेक्स easy to get नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। ओके, उसी तरीके से और एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा, नाइट्रोजन के साथ भी वही बात है। ओके, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 5 आएगा। यहाँ पर जैसे दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे में साझा करता है, वो शेयर करता है। और इस तरीके से तो यहाँ पर 6 हो गया टोटल, और इधर 2 हो गया, और इधर 2 हो गया, 8। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। पहला केस था सिंगल बॉन्ड का, दूसरा केस है डबल बॉन्ड का, ये है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एलिमेंट। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा CH4 के बारे में पढ़ लेते हैं। CH4 कॉमन गैस है हमारी यूज़फुल लाइफ में, क्योंकि हम लोग खाना वाना बनाते हैं जो है मीथेन गैस से बना रहे हैं आजकल। बायोगैस से भी क्या निकलता है, तो मीथेन निकलता है। तो मीथेन गैस हो गया
बायोगैस का भी कंपाउंड है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी ये एक कंपाउंड है। तो अगर आप इस CH4 का कॉन्फ़िगरेशन देखें, CH4 का बनाया है क्या? हाँ, यहाँ पर है, देखो CH4 का। तो कार्बन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। देखो ये जो X लिखा है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन को लिखा गया है। अगर इसमें हाइड्रोजन के पास हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होता है, सभी हाइड्रोजन के एटम्स के पास जो है एक-एक मॉलिक्यूल्स एक-एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो चारों यहाँ पर है। तो कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को भी अपने में साझा करेगा और अपना एक दे देगा। इसके साथ भी वही है, इसके साथ भी यही है, इसके साथ भी यही है। तो इस तरीके से कार्बन अपने आप को 4 अलग-अलग हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करने के बाद स्टेबिलिटी धारण करता है। ये किस केस में है? ये है CH4 केस में, मेथेन के केस में। ओके, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली एक दूसरे में नहीं गया है, यानी कि एक दूसरे को दिया नहीं है। जब नहीं दिया है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का ना लॉस हुआ है ना गेन हुआ है, यानी कि आयन का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हुआ है। तो आयन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो कार्बन कंपाउंड बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। ओके, अब यहाँ एग्जांपल आपको मिलेगा जो कंडक्टर होता है वो देख लेते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एलोट्रॉप। क्या नाम है दोस्तों? एलोट्रॉप। तो ये एलोट्रॉप्स क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बन का प्रवृत्ति क्या है कि वो अलग-अलग एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है? तो इसके रीज़न से क्या होता है, कार्बन का जो फॉर्म है वो अलग-अलग पाया जाता है। कैसे देखिए, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट forms in nature with widely varying physical properties. Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. दोनों ही कार्बन एटम्स का बना हुआ है, लेकिन द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ किस तरीके से बॉन्ड बना के वो स्ट्रक्चर बना के है। हम क्या जानते हैं कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन क्या डायमंड। वाइल जो ग्रेफाइट है वो ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल array. One of these bond is double bonded and thus one valency carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in layer 1 by 1। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग अभी कुछ भी हमको लगता है समझे नहीं होंगे। जाते जाते दोस्तों आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है माइक्रो स्टडी सेंटर, उसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपना मेरा इस सेशन को, और लाइक तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को कीजिए दोस्तों। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यह है डायमंड का स्ट्रक्चर। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये एक एटम पकड़ते हैं डायमंड का, कार्बन का, तो ये 4 अन्य जो कार्बन के एटम है उसके साथ बॉन्डिंग बनाया है और 3D स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, वहीं हम लोग अगर इसको पकड़े ग्रेफाइट के एटम्स को, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ग्रेफाइट का एक कार्बन का एटम है, ये क्या कर रहा है, 3 अन्य कार्बन के एटम के साथ रिएक्शंस कर रहा है और एक हेक्सागोनल शेप देने का प्रयास कर रहा है, और ये जब भी बॉन्ड बना रहा है तो सेम प्लेन में बना रहा है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया ग्रेफाइट का। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है।
ये हेक्सागोनल का है, ये 3D डायमेंशन का फिगर है। और एक यहाँ पर दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कार्बन 60, जिसका नाम होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ओके, बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 का नाम है। ये फुटबॉल का आकार का बना हुआ होता है। यहाँ पर एक कार्बन एटम जो है 3 अन्य कार्बन एटम के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल भी बनता है, यानी कि दोनों का मिक्सचर है डायमंड और ग्रेफाइट का। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। इससे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है ना मटेरियल का, वो चेंज हो जाता है। ओके, कैसे चेंज हो जाता है? आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, लेकिन डायमंड नहीं होता है। डायमंड आप सभी जानते हैं कि हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ होता है ना? लेकिन ग्रेफाइट सबसे बहुत स्मूथ है, वो टूट जाता है। कहाँ यूज़ होता है ग्रेफाइट का? ग्रेफाइट का पेंसिल वगैरह में यूज़ होता है। ओके, तो इस तरीके से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस आ जाती है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसको इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे? दिस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन दाउ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सेम तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। Diamond is the hardest substance known, while graphite is smooth and slippery. Graphite is also very good conductor of electricity, unlike non-metals that you studied in the previous chapter. तो डायमंड क्या होता है? उसको बनाया जा सकता है सब्जेक्टिंग टू प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में प्योर कार्बन अगर आप लेते हैं तो आपको डायमंड मिलेगा। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds। लेकिन नेचुरल डायमंड से अलग ये नहीं होता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। Fluorine form another class of carbon allotropes, the first one to be identified of C60, which has carbon atoms arranged in the shape of football। ओके, तो आपसे नाम पूछ देगा कि कार्बन की कौन सा इलेक्ट्रॉप है जो फुटबॉल के घूम में पाया जाता है, तो आप नाम दीजिएगा C60, जिसका अदर नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर का पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। और इस पूरे पार्ट में आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया कि कार्बन इस तरीके से क्यों रिएक्ट करता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है ना? और उससे क्या फ़ायदा होता है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन जो आ रहा है वो एलोट्रोप का आ रहा है, यानी कि सेम एटम का, सेम एलिमेंट का 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड मिल रहा है, लेकिन वहाँ आपको क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मिल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम। तो आप क्या लिखेंगे? 2 और मोर फॉर्म ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोप से केवल कार्बन का नहीं होता है, अदर का भी होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आराम से कि when the atoms of same element forms different shapes uh, by uh, by creating bond between each atoms, है ना? And physical properties different from itself, uh, those substances are known as allotropes of the element, चाहे वो कार्बन का है या फिर किसी अदर का है। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप बना लीजिएगा दोस्तों। और आगे हम लोग देख लीजिए क्या पढ़ेंगे वर्सटाइल नेचर कार्बन। ठीक है, कार्बन का वर्सटाइल नेचर को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। पूरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।